नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम यहां पर बता दें कि हम भारतीय जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को जानेंगे, कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी आती है, यानी गर्मी ऋतु की शुरुआत होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर समझना होगा, कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी की शुरुआत होती है उसी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी लिखा है उसे आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा है कि भारत में मानसून का सर्वाधिक भाग लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। यानी जो मानसून में जो बारिश होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसमें 90% जो वर्षा होती है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, और जो कि भारत में जून माह में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरी क्रियाविधि को समझने के लिए मार्च से जून तक के मौसम को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो बात करते हैं। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, यानी लंबवत चमकता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो 21 मार्च को चमकता है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, यानी जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगता है और 21 जून तक कर्क रेखा पर ऊपर चमकने लगता है। यानी विषुवत रेखा पर आपके 21 मार्च को चमकता है, लेकिन जून आते आते 21 जून को यह सूर्य कर्क रेखा पर चमकने लगता है। ठीक है, तो चमकने लगता है। और इसके बाद जो ITC जेड है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अतः इसे हिंदी में कह सकते हैं कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो भारत की तरफ खिसकने लगता है। यानी ITC जेड क्या है, जहाँ पर अत्यधिक सूर्य की गर्मी पड़ेगी वहाँ पर अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनेगा। मतलब इसका ये होता है कि जैसे कि हम आपको बता दें कि ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, यदि ये आपकी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा है। यदि सूर्य विषुवत रेखा पर है तो दोनों तरफ से जो हवाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज धूप पड़ने से कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होगी और निम्न दाब उत्पन्न होगा। यानी विषुवत रेखा जब निम्न दाब उत्पन्न होगा तो इसे निम्न दाब को भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से तीव्र हवाएं चलेंगी उस दाब को भरने के लिए। तो जो जिस स्थान पे ये हवाएं बनकर ऊपर उठने लगती हैं, जैसे कि अगर दोनों तरफ से हवाएं इस प्रकार चल रही हैं और यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, तो जो हवाएं वो ऊपर उठने लगती हैं इस प्रकार से, तो ये आपका अंतः अभिसरण क्षेत्र कहता है। जहाँ पर दोनों तरफ से हवाएं आकर एक बिंदु से ऊपर उठने लगें उसे हम अंतः अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे, जब ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आता है तो ये जो अंतः अभिसरण क्षेत्र यानी भारतीय उपमहाद्वीप में राजस्थान की तरफ बहुत ही गर्मी पड़ने लगती है, जिससे कि अंतः अभिसरण क्षेत्र, यहाँ पर गर्मी होने से इस क्षेत्र को, निम्न दाब को भरने के लिए दूर दूर से हवाएं चलने लगती हैं, जिससे ऊपर फिर उठती हैं, तो इसे हम अंतः अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो अंतः अभिसरण क्षेत्र कहते हैं और उत्तर की तरफ खिसकने लगता है, यानी सूर्य जिस दिशा में बढ़ेगा उसी दिशा में आपका ये ITC जेड भी चलेगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है और जैसे जैसे ITC जेड उत्तर की तरफ खिसकता है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली पछुआ जेड धारा दक्षिणी शाखा कमज़ोर पड़ने लगती है और तब ये हिमालय के उत्तर में चीन की तरफ तिब्बत में होकर प्रवाहित करती है। तो हम आपको बता दें कि इसमें दो गतिविधियां एक ही साथ हो रही हैं कि आपका ये, जैसे कि ये आपका हिमालय है। ठीक है, हिमालय, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो क्या होता है कि जब दिसंबर से जनवरी मार्च तक जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो जो इधर जो हवाएं, पछुआ हवाएं चल रही हैं, वो आकर एक शाखा उसकी इस तरफ से जाएगी और एक शाखा यहाँ से जाएगी, क्योंकि हिमालय की वजह से जेट धाराएं, यानी जो सर्दीली हवाएं चलती हैं, जो आपके इधर से आती है पश्चिमी तरफ से आती हैं, तो ये एक धारा इधर से जाती है, बीच में हिमालय होने के कारण एक उपजेट धारा आपकी जम्मू कश्मीर से जाती है। लेकिन जब
सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगती हैं, उपमहाद्वीप के पास आने लगती है, तो ये जेट धारा कमज़ोर पड़ जाती है और ये जेट धारा इधर ही चलने लगती है, यानी साइबेरियन हिमालय के ऊपर ही चलने लगती है। तो इसी में लिखा है कि जो कि दक्षिणी शाखा कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी इसकी जो दक्षिणी शाखा ये कमज़ोर पड़ने लगती है और हिमालय के उत्तर में, यानी हिमालय के उत्तर में चीन की तिब्बत से होकर प्रवाहित होने लगती है। तो यही बात लिखी है कि जब सर्दी आती है तो यहाँ पर हवाएं चलती हैं, तो वो एक जेट धारा आपकी जम्मू कश्मीर में चलती है और दूसरी जैसे कि जब सर्दी होती है तो फब्बारे की तरह बारिश होती है, यानी हिमालय पे बर्फ़ जमती है, तो यही एक जेट धारा है। समझिए, तो आप बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को 21 मार्च को आपका विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है और उसके बाद 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। लेकिन 22 मार्च के बाद क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, यानी मार्च से अप्रैल माह में मौसम की क्रियाविधि को जानते हैं। 22 मार्च को 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा साथ ही साथ पश्चिमोत्तर भारत में गर्म होने लगता है, यानी जो आपका राजस्थान क्षेत्र है इधर गर्म होने लगता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मार्च अप्रैल में पश्चिमोत्तर भारत में एकदम दबाव कम हो जाता है और दबाव कम क्षेत्र का बन जाता है। इस निम्न दबाव क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में हवाएं चल पड़ती हैं, और क्योंकि ये निम्न दाब क्षेत्र को अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये हिंद महासागर की आर्द्र हवाओं को आकर्षित कर सकें, और अतः ये हवाएं स्थल खंड से ही आती हैं और आर्द्रता की मात्रा कम होती है, और क्योंकि वर्षा करने में असमर्थ होती हैं, इन हवाओं को धूल भरी आंधियाँ भी कहते हैं। तो ये बात हम आपको समझा दें कि जो इतनी ये लिखी है ये क्या लिखी है इसके बारे में बात करें कि जब मार्च अप्रैल में सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो आपका राजस्थान पश्चिमोत्तर भारत है तो वहाँ पर गर्म होने लगता है, लेकिन इतना ये शक्तिशाली हवाएं मतलब यहाँ पर निम्न दाब इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि ये दूर से हवाओं को नमी भरी जो हवाएं हैं जैसे कि आपकी हिंद महासागर से अरब सागर से आपकी ये हवाएं खींच सकें और बारिश कर सकें। तो यहाँ निम्न दाब कम होने के कारण हवाएं स्थलीय खंड से चलने लगती हैं और जो आपको मार्च अप्रैल में चलती हैं उन्हें आप लू के नाम से भी जानते हैं। तो जो मार्च अप्रैल में चलती हैं हवाएं तो उससे क्या होता है कि आपके ओंठ भी सूखने लगते हैं क्योंकि नमी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मार्च और अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि को आप समझे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मई में क्या होता है, आपने मार्च अप्रैल के बारे में जान लिया, अब हम मई के मौसम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जलवायु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मई में जो मौसम होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पॉइंट पहला है कि मई के महीने के पहले सप्ताह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण छोर पर प्रवेश करता है, यानी आपका ये दक्षिण भारत है और इसके जो मई महीने में यहाँ पर आपका ITCZ प्रवेश करता है और ITC धीरे धीरे ऊपर उठता है, इधर इस दिशा में चलता है। ठीक है, उठता है और 21 जून तक कर्क रेखा, यानी आपकी ये कर्क रेखा गुजरती है और 21 जून तक कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। जब ITCZ 5 मई के पास भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है, यानी 5 मई को यहाँ पर प्रवेश करेगा और 21 मई को 21 जून तक आपका कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा। जब मई में 5 मई को प्रवेश करेगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप प्रवेश करता है तो इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए पवनें चलती हैं, यानी जब यहाँ पर सूर्य की किरणें तेज पड़ेंगी तो यहाँ ITCZ होगा। ITCZ हम आपको समझा ही चुके हैं, जहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है वहाँ पर हवाएं तेजी से ऊपर उठने लगती हैं, इस प्रकार से ऊपर उठने लगती है। तो ये आपका ITCZ है। जब इस ITCZ क्षेत्र को भरने के लिए दूर से हवाएं चलती हैं, तो जब यहाँ से चलेंगी तो अरब सागर से भी, बंगाल की खाड़ी से भी और आपके हिंद महासागर से भी हवाएं तेजी नमी भरी चलेगी और यहाँ पर फिर बारिश होगी। तो वही इसमें पॉइंट लिखा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या है कि 5 मई के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है, तब निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए पवनें चलती हैं और समुद्र के पास होने के कारण इन पवनों में वर्षा करने के लिए पर्याप्त आर्द्रता होती है। ये पवनें दक्षिण से कर्क रेखा तक
ITCZ के साथ वर्षा करती हैं। ये वर्षा वास्तविक मानसून नहीं है, यानी ये मानसून जब आता है भारत में तो वो मानसूनी स्थिति नहीं कि जब ये सिर्फ और सिर्फ ITCZ के कारण ही बारिश करती हैं, क्योंकि निम्न दाब जहाँ पर उत्पन्न होगा वहाँ स्वाभाविक है कि बारिश होगी, ठीक है। बल्कि मानसून पूर्व फुहार कहते हैं इन्हें, हम मानसून का पूर्व फुहार कहते हैं, यानी बारिश होने लगती है। ये वर्षा मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। यानी जब भी कोई बारिश होती है, कोई भी राज्य नगर है, उसमें स्थानीय रूप से अपनी अपनी भाषा और शब्द होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जब ये दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में बारिश करते हैं तो उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि केरल में आम वर्षा या फूलों वाली वर्षा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस समय आम्र के फूल होते हैं और इन पर जो बारिश होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है, इनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है। और कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पॉइंट की, अगले पॉइंट की, कि मई के अंत में 20 से 25 मई तक ITCZ कर्क रेखा क्षेत्र में कर्क रेखा के आसपास पहुंचने लगता है। जब पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल केंद्र बन जाता है तब इस समय या तो यहाँ तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, यदि हवाएं आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो तेज झंझावटी वर्षा होती है और इस वर्षा को काल वैसाखी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यदि ये हम बात करें कि यदि दक्षिण भारत में यदि पास ही में ITCZ क्षेत्र होगा तो यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई पास में जल का कोई सोर्स नहीं जहाँ से नमी जो हवाएं हैं वो नमी ले सकें और बारिश कर सकें। इसलिए फिर पूरे भारत में आपके मई जून में फिर लपटें चलती हैं, जिसे लू कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जून में मौसम की, यानी ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को जान रही है। अभी हमने आपको मार्च और अप्रैल और मई के बारे में जाना, अब हम आपसे जून के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जून के बारे में देख लेते हैं क्या पॉइंट की। हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, परंतु क्या है कि स्थलखंड महासागरों की तुलना में जल्द गर्म होते हैं। तो स्थलखंड महासागरों की तुलना में जल्द गर्म होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप मई जून में अपनी छत पर जाएं और वहां पर एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि कैसे स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं और समुद्र जो जल होता है वो देर से क्यों गर्म होता है, उसके बारे में हम एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहे हैं। आप ये कर सकते हैं और आसान है, जान सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य की किरणों से स्थल जल्दी गर्म होता है जबकि जल गर्म नहीं होता है। तो हम बता दें कि जब आप मई जून का समय हो तो आप अपनी छत पर जाइएगा ऊपर और एक बाल्टी में पानी लीजिए और रख दीजिएगा धूप में। 1 घंटे बाद जाइएगा और उस छत पर आप हाथ रखेंगे तो जल जाएंगे, यानी आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। लेकिन जब उस पानी में आप हाथ डालेंगे 1 घंटे बाद तो उतना आपको गर्मी नहीं लगेगी जितनी कि उस छत पर आपको गर्मी लगेगी, यानी हाथ त्वचा रखने पर। इसका मतलब है कि जो छत है यानी स्थल है वो जल्दी गर्म हो रही है, जबकि आपका जो पानी है उस पर रखा हुआ है बाल्टी में वो गर्म नहीं होगा। इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि जो महासागर होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, जबकि स्थल जल्द गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि जल्द गर्म हो जाता है, परंतु ITCZ 21 जून से पहले 1 जून तक पूर्वोत्तर भारत में स्वयं को स्थापित कर लेता है। यानी सूर्य जब भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे ITCZ भी अपने उत्तर की तरफ खिसकता रहता है। तो वही इसमें लिखा है। अब हम बात करते हैं इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में तेज हवाएं और गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं, इन्हें लू कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब मई जून में हवाएं चलती हैं तो इन्हें हम लू क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि इन हवाओं में यदि नमी की मात्रा हो या आर्द्रता की मात्रा हो तो बारिश होगी, अगर शुष्क अवस्था में है तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। ये हवाएं मई के अंत या जून तक शुरुआत में चलती हैं, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि 1 जून के आसपास पश्चिमोत्तर भारत में उत्पन्न ITCZ काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये हिंद महासागर की आर्द्र हवाओं को आकर्षित कर लेता है और ये हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि मानसून कैसे आता है। जब आपके उत्तर मई जून में आपका
दक्षिण भारत और यहाँ पर ITCZ शक्तिशाली हो जाता है, यानी यहाँ पर इतनी गर्म स्थल हो जाता है कि दूर से हवाओं को, इस नम्र दाब को भरने के लिए दूर से हवाएं चलती हैं। तो इससे क्या होता है कि हिंद महासागर से भी, अरब सागर से भी हवाएं तेज़ी के साथ इस ITCZ क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं जब समुद्र से ऊपर में निकलेंगी तो इनमें नमी ग्रहण कर लेंगी, यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी, और इस प्रकार मौसम यानी वर्षा की शुरुआत होती है। तो उसी में लिखा है, हम आगे पढ़ के समझते हैं। लिखा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करती हैं और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। इससे पहले कि भारत में प्रवेश करते ही पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर, यानी केरल का जो तट उसे मालाबार तट कहते हैं, तट पर 1 जून को वर्षा करता है। और इसके बाद उत्तर में हिमालय तक, पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा करता है। तो इस प्रकार से मौसम, हमने गर्मी ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को जाना। आपकी मार्च, अप्रैल, मई, जून में मौसम की क्रियाविधि को जाना कि ITCZ क्या होता है और ये कैसे भारत में वर्षा का एक अच्छा प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये आपने हमारे साथ समझा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।